शुरू करते हैं पहला चैप्टर। चैप्टर का नाम है तुलु बुमलता कट्टू। ये कम्युनिकेटिंग कल्चर की पहली वीडियो होने वाली है। नेक्स्ट वीडियोस आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग ही मैं डालूंगा। पहला टॉपिक जो है, तो टॉपिक पे आने से पहले हम जान लेते हैं है क्या ये, एक्चुअली होता क्या है। तोलू बुमलता कट्टू, इसमें छाया कठपुतली होती है। तो छाया कठपुतली कैसे काम करती है, इसका वर्किंग मॉडल हम पहले देख लेते हैं। तो पहले एक चमड़े की आकृति यानी कठपुतली बनाई जाती है चमड़े की, और उस चमड़े के आगे एक अर्ध पारदर्शी पर्दा होता है। मीन्स उससे हम आधा थोड़ा धुंधले रूप में आर पार देख सकते हैं। और उसके सामने हमें उस पर्दे पे एक आकृति, जो हमारे चमड़े की आकृति है उसकी एक परछाई बनती है। परछाई, और हम सामने से दर्शक उसको देखते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसकी परछाई इस पर्दे पे क्यों बनती है। तो परछाई प्रकाश के स्रोत जो कि दीपक से आ रहा होता है, उसकी वजह से यहाँ पे परछाई बनती है जो हम देखते हैं। तो ये हो गया बेसिक चीज़ है कि एक्चुअली ये काम कैसे करता है, इसमें है क्या। ठीक है, तो अब हम टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक क्या है? तोलू बुमलता कट्टू केवल कठपुतली का तमाशा नहीं है, या द्विआयामी कला है जो फिल्म टेलीविजन दोनों की अग्रदूत है। यह एक ऐसा अनुष्ठान है जिसमें अर्धपारदर्शी पर्दे, एक प्रकाश स्रोत और चमड़े की बनी आकृतियों का उपयोग करके अलौकिक और स्वप्न जैसा भाव पैदा किया जाता है। अ, इसमें होता है क्या है कि प्रकाश के स्रोत का यूज़ करके, और जो चमड़े की आकृति से क्या बनाते हैं हम, कठपुतली। और कठपुतली के सामने जस्ट एक होता है अर्धपारदर्शी पर्दा। अर्धपारदर्शी पर्दे पे हमें एक छाया प्रतिबिंब दिखाई देता है, और उसी को सामने से दर्शक देखता है, जिससे उसको लगता है कि वो जैसे स्वप्न देख रहा हो। अब इसका इतिहास जो है, इतिहास 200 ईसा पूर्व हमें मिलता है, जो कि सातवाहन राजवंश संरक्षण इसको प्राप्त था। ये सातवाहन राजवंश ने इसको अपना संरक्षण प्रदान कर रखा था। इसके साथ हमें मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है पात्रों का शरीर। जो पात्र होते हैं डिफरेंट, उनके जो शरीर होते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट जानवरों के चमड़े यूज़ किए जाते हैं। जैसे देवताओं और नायकों के लिए जो पात्र होते हैं, उनके लिए जो कठपुतली बनाई जाएगी वो हिरण की खाल से बनाई जाएगी। संतों और सामान्य मनुष्यों के लिए जो सबसे आम है, उनके लिए जो कठपुतली बनाई जाएगी वो बकरी के खाल से बनाई जाएगी। राक्षसों और बुरी आत्माओं के लिए जो कठपुतली बनाई जाती है वो भैंस की खाल से बनाई जाती है। मीन्स पहले भी चमड़े की गुड़िया के लिए खाल प्राप्त करना मुश्किल रहा है। इस वजह से हम देखते हैं कि जो मेन कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर जो नायक हो गया, जिसमें देवताओं का रोल किया जाता है, या फिर देवता हो गया कोई या नायक हो गया, उनके लिए हिरण की चमड़े का यूज करते थे। और जो सामान्य रूप से बकरी के चमड़े मिल जाते थे, इसलिए उनका संतों और सामान्य मनुष्यों के लिए यूज हो जाता था। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे गतिशील कठपुतली। मीन्स ये दुनिया की अभी तक जितना हमने कठपुतली का इतिहास देखा है उसमें सबसे बड़ी कठपुतली है। ये लगभग 2 मीटर तक ऊंची हो सकती है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की छाया कठपुतली अपने विशाल आकार 2 मीटर तक और असाधारण गतिशीलता के लिए जानी जाती है। अब 2 मीटर ये लंबाई हो गई, लेकिन इसमें गतिशीलता कैसे आती है ये देख लेते हैं। एक अनूठी गर्दन की संधि महत्वपूर्ण पात्रों के सिर और गर्दन को शरीर से स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देती है। यह एक भ्रम पैदा करता है जिससे कठपुतलियां लगातार मुड़ती हुई और गतिशील दिखाई देती हैं, जबकि वास्तव में केवल गर्दन ही हिल रही होती है। मीन्स इसकी जो गर्दन होती है, इसमें एक अनूठी प्रकार की संधि का उपयोग करते हैं, जिससे जो गर्दन है ये मूव कर सकती है अलग अलग डायरेक्शन में। अब जब ये मूव करेगी तो पर्दे के पीछे हमें दिखेगा कि हाँ पूरा पात्र मूव कर रहा है। हमें ये नहीं लगेगा कि सिर्फ गर्दन ही मूव कर रही है, हमें बाकी बॉडी पार्ट भी लगेगा कि हाँ मूव कर रहा है। हमारा हेडिंग है आकृति में आत्मा, चरित्र चित्रण की कला। नायक और राक्षस इन दोनों के जो कठपुतलियाँ बनाई जाती हैं उसमें मेजर डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे जो नायक होगा उसकी आंखों का आकार जो होगा बादाम के आकार की होंगी, कुलीन भौहें होंगी, मीन इसकी भौहें काफ़ी सेट होंगी, और सीधी नाक होगी, स्ट्रेट
और राक्षस जो होते हैं, राक्षस इनकी उभरी हुई आंखें मोटी-मोटी जो दिखा दी हैं, मोटी नाक भत्ती सी दिखाई जाएँगी और तेज़ दाँतों से भरा मुँह। इनके मुँह जो होते हैं खुले होंगे, इनमें काफ़ी दाँत हमें तेज़ से दिखाई देंगे। अब जो कठपुतलियाँ हैं, कठपुतलियों में छेद किए जाते हैं कई सारे, ताकि इससे लाइट जो है आर-पार निकल सके और जो सामने पर्दा है, उसपे एक अच्छी-सी प्रतिबिंब आकृति दिखाई दे। तो चित्रण का यूज़, प्रकाश को गुजरने देने के लिए चमड़े में हज़ारों छेद करके एक नाज़ुक जाली बनाई जाती है, या कठपुतलियों को एक ठोस छाया के बजाय एक अलौकिक स्वप्न जैसी गुणवत्ता प्रदान करता है। मीन्स अगर इसमें छोटे-छोटे छेद नहीं होंगे, तो सीधे एक आकार दिखाई देगा बड़ा-सा। लेकिन अगर छेद होंगे तो ये एक अलौकिक और स्वप्न जैसी दिखने वाली एक आकृति हमें पर्दे पे दिखाई देगी, ठीक है? अब अनजान इसमें जो होता है, आँखों, नाक और मुँह के आस-पास की विशेषताओं को अंत में काटा जाता है, ठीक प्रदर्शन से पहले, ताकि कठपुतली को सही तरीके से जीवित किया जा सके। इनको काट के इनकी ये भी मान्यता होती है कि हम कठपुतली को जीवित करेंगे। के दियों से पेट्रोमैक्स तक, मीन्स अब ये 200 साल पुरानी कला है, तो अभी मॉडर्निटी इसने अपना ली है। मॉडर्न आधुनिक युग का भी इसमें कुछ हस्तक्षेप हमें देखने को मिलता है, वो देखेंगे। तो परंपरागत जो होता था, उसमें तेल के दियों की एक पंक्ति एक गर्म लेकिन टिमटिमाती हुई रोशनी देती थी। मीन्स पहले तेल की पंक्तियों का यूज़ होता था। तेल की पंक्तियाँ कैसे, तेल के दीपक जलाए जाते थे, उससे एक पात्र होता था जिसकी एक छाया बनती थी, ठीक है? या टिमटिमाता रहता था दीपक जो है, इस वजह से एक टिमटिमाती हुई रोशनी प्रदान होती थी इससे। या प्रकाश रंगों को बढ़ाता था और रहस्य का माहौल बनाता था। महत्वपूर्ण पात्रों के लिए के प्रवेश पर बत्तियों को ऊँचा करके प्रकाश को तेज़ किया जाता था। मीन्स जब कोई महत्वपूर्ण पात्र इसमें प्रवेश करता था, तो बत्तियाँ बढ़ा दी जाती थी, कि जिससे क्या हो कि लाइट ऊर्जा का स्रोत बढ़ जाए और एक अच्छा-सा पर्दे पे एक प्रतिबिंब दिखाई दे। अब इसमें जो मॉडर्न आधुनिक प्रकाश ने जो चेंज किया है, वो देख लेते हैं। आधुनिक प्रकाश में क्या कर दिया इन्होंने, पेट्रोमैक्स लैंप, एक लैंप है, उसका यूज़ करने लगे इन दीपकों की जगह पे। तेज़, ठंडी, नीली, सफ़ेद रोशनी देता है। इसने कला के सौंदर्य मूल्यों को पूरी तरह बदल दिया है, जिससे प्रदर्शन की भव्यता और रहस्य कम हो गया है। मीन्स जो बात वो दीपक से रोशनी में थी, वो बात अभी इस पेट्रोमैक्स लैंप में नहीं है। उसमें एक अलग ही वाइब, मॉडर्न सी वाइब आने लगी है कि हाँ, एक लाइट है जो पुरानी तरीके से काम नहीं कर पा रही है। नाट्य शास्त्रों से प्रेरित है ये। जो पात्र हैं इनमें जो दिखाए जाते हैं, वो नाट्य शास्त्रों से प्रेरित है। इनका चयन नाट्य शास्त्रों से किया गया है। ये इसके साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। तो रंगों का चुनाव प्राचीन भारतीय ग्रंथ अन्य शास्त्रों में वर्णित परंपराओं का पालन करता है। प्रत्येक रंग की प्रतीकात्मक अर्थ होता है। मीन्स जो कठपुतलियाँ बनाई जाती हैं, उनको भी कलर किया जाता है। कलर करते हैं, उनका जो चयन है, वो प्राचीन भारतीय ग्रंथ नाट्य शास्त्रों से उनके रंगों की प्रेरणा ली गई है। जैसे भगवान राम की जो कठपुतली बनाई जाएगी, उसमें गहरा नील इंडिगो का यूज़ किया जाएगा, जैसा कि रामायण में उनके श्याम वर्ण को वर्णन है। मीन्स ऐसे कलर किया जाएगा। रावण रावण को लाल रंग से पेंट किया जाता है, जो उनके अहंकार को दर्शाता है। और हमारे पुराणों में भी इसी तरीके से बताया गया, तो सीधे बता दिया कि पुराणों से इन्होंने ली हैं हिंट्स कि कैसे कौन-सा कलर करना चाहिए। और कोई अगर महिला पात्र है, तो अक्सर पीले, नारंगी और भूरे रंग की उसमें कलर्ड में इनको दिखाया जाएगा। मीन्स इनको येलो, राक्षस को रेड और भगवान राम को गहरा नील। अब वहीं लक्ष्मण जी को हल्का स्त्री जैसा रंग, जो उनके सौम्य चरित्र को दर्शाता है। इन हल्का पिंक सा रंग हो गया, जो उनके शांति को दर्शाएगा, ऐसा की मान्यता थी। अब जो हमारा मंच है, कुछ ऐसा दिखता है। मंच ऐसे ही बनाया जाता है, जिसमें आगे एक सफ़ेद पर्दा हो जाता है,
फिर बीच में थोड़ा-सा गैप, यहाँ पे एक पात्र हो जाते हैं, पात्र यहाँ पे खड़े होके अपना मंचन करेंगे और उसके पीछे प्रकाश के स्रोत के रूप में दीपक का यूज़ होता था, ठीक है? मंच एक अस्थायी खुले हवा में बना मंच, ठीक है? सामने एक सफ़ेद पर्दा 3 से 8 मीटर लंबा होता है, जिसे मूल बहुत बबूल के काँटों से जोड़ा जाता है। बूथ एक बक्से जैसा होता है जहाँ कलाकार प्रदर्शन करते हैं। जो बूथ है ये एक बक्से की तरह बनाया जाएगा, इसमें ये कलाकार अपना प्रदर्शन करेंगे। सामने जो हमारा पर्दा होता है इसको बबूल के काँटों से जोड़ा जाता है। मीन्स पुरानी मीन्स 200 साल पुराना है तो उस टाइम पे कोई ऐसी आधुनिक तकनीकी तो रही नहीं होगी कि उससे हम पर्दे को जोड़ दें, ठीक है? तो पर्दे को जोड़ने के लिए हम बबूल के काँटों का यूज़ करते हैं जो परंपरागत रूप से चला आ रहा है, अभी भी यही यूज़ करते हैं, ठीक है? मंडली जो है कला का अभ्यास परिवार द्वारा किया जाता है, जो कई पीढ़ियों से इस पेशे में है। इनसे पीढ़ी दर पीढ़ी करते आते हैं। पीढ़ी दर परंपरागत तरीके से इनका चलता आया है। एक ही मतलब जो जो पात्र हैं वो पीढ़ी दर तरीके से अभ्यास करते हुए हैं। सूत्रधार मंडली का मुखिया, मुख्य कठपुतली चलाने वाला, एक कहानीकार। सूत्रधार जो होता है मंडली का मुखिया होता है, मुख्य कठपुतली यही चलाएगा, मुख्य किरदार जो होगा उसकी कठपुतली यही चलाता है और कहानीकार भी होता है, कहानी कहने की शैली इसके अंदर होती है। प्रदर्शन में 10 से 6 सदस्य होते हैं जिसमें महिला पात्रों की आवाज़ और गायन के लिए कम से कम 2 महिलाएँ शामिल होती हैं। इसमें पुरुष और महिलाओं दोनों की बराबर भागीदारी है। महिलाएँ भी इसमें शामिल होती हैं। कि संचालन की तकनीकी, छाया का नृत्य। तो कठपुतली संचालन की जो तकनीकी है उस पे बात कर लेते हैं। कठपुतलियों को एक फँसे हुए बाँस की छड़ी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो सिर से धड़ तक जाती है। तो पतली बाँस की छड़ी हाथ हाथ में जड़ी होती हैं। अब आपने कठपुतली जो देखी होगी, उनमें धागे यूज़ किए जाते थे हर एक पार्ट्स को मूव कराने के लिए। बट इसमें ये डिफ़रेंस ये है कि ये यहाँ पे बाँस की छड़ी का यूज़ होता है। बाँस का छड़ी जो है वो सिर से धड़ तक एक जाता है, 2 पतली नलियाँ जो हैं वो हाथों से जुड़ी होती हैं जिससे मूवमेंट आ जाए। ऊर्जा का स्थानांतरण कलाकार पर्दे के पीछे शास्त्रीय कुचिपुड़ी शैली में नृत्य करते हैं और अपनी गतिविधियों को कठपुतलियों में स्थानांतरित करते हैं। इस जो कलाकार होते हैं, कलाकार द्वारा ही इन कठपुतलियों को मूव कराया जाता है और कलाकार जो हैं वो पूरी शैली में नृत्य करते हैं जिससे वो हमारा जो कठपुतली है वो भी डांस करते हुए दिखाई देती है। एक प्रभाव, एक ही छलांग में आकृति मुड़ती है और उसकी छाया अस्पष्ट हो जाती है, जो एक अलौकिक प्रभाव पैदा करता है। अगले ही पल कठपुतली फिर से पर्दे में सट जाती है और अपना लयबद्ध गति को जारी रखती है। इससे एक मतलब अच्छा-सा प्रभाव पैदा होता है और हमें एक सिनेमैटिक सी वाइब मिलती है उसमें। प्रदर्शन की ध्वनि और संगीत में संवाद, ठीक है? संगीत और संवाद। संगीत वाद्य यंत्र में मृदंगम का यूज़ होता है, मुख्य प्रदर्शन का मुख्य ताल वाद्य है ये झांझ जो हो जाती है और पायल का यूज़ किया जाता है। हाल के वर्षों में हारमोनियम और मुख्य वीणा भी जोड़े गए हैं। अभी मतलब ये पुराने समय में हारमोनियम नहीं थे, मुख्य वीणा नहीं थी, ये अभी जोड़े गए हैं। गायन और संवाद। गीत पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित लिखित ग्रंथों पर आधारित है। जो इनके गीत हैं पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं और ये लिखित ग्रंथों इनके पास एक ग्रंथ है उस पे आधारित है। संवाद पूरी तरह से तत्कालिक धार और वाक पटुता और हास्य प्रदर्शन की प्रतिष्ठा तय करती है। संवाद में भी मीन्स जो पात्रों का संवाद है उसके बारे में यहाँ पे जिक्र है। अब एक हास्य रस किल कायता और बंगारता मीन्स जब ये होता है कठपुतलियों का जो परफॉर्मेंस होता है इसमें लोग बोर ना हो जाएं उसके लिए 2 अन्य पात्रों को भी जोड़ा गया है जो कि सजीव हैं। किल कायता और बंगार का सॉरी। मुख्य पाठ सबसे गंभीर दृश्यों के बाद सॉरी एक विचित्र विवाहित जोड़ा मंच पर आता है। वे दर्शकों को गांव के नवीनतम घटनाओं पर मजाकिया टिप्पणी से मनोरंजन करते हैं।
एक जोड़ा है जो नवीनतम घटनाएँ हैं उन पर मज़ाकिया टिप्पणियाँ करके लोगों का मनोरंजन करेगा। पहला है किल कायदा। किल कायदा जो है ये एक शराबी है, वो महिला का पति कामी और स्त्री लंपट है, ठीक है? और बंगारका जो है उसकी मोटी निंदक पत्नी जो हमेशा उससे लड़ती रहती है। मीन्स ये सामान्य जनजीवन के घर का माहौल उस मंच से प्रदर्शित करते हैं, जिससे लोगों का एक मनोरंजन होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है भूमिका। भूमिका ये हास्यपूर्ण मध्यवर्ती दृश्य दर्शकों को जगाते हैं और उन्हें हँसी में लूट-पोट कर देते हैं, जिससे कला को स्थानीय समुदाय से जोड़ा जाता है। जो स्थानीय समुदाय होते हैं वहाँ की कला से इस तरीके से जोड़ दिया जाता है और लोगों का मनोरंजन हो जाता है और बोर नहीं होते हैं। कथा का हृदय रामायण और महाभारत। मुख्य पाठ जो है पारंपरिक छाया नाटक का विषय वस्तु महान महाकाव्यों, पुराणों समान स्रोतों से ली गई हैं। पुराण और उसके समान जो स्रोत हैं उससे ली गई हैं, हमने पहले ही बात कर ली है। तो उसमें सबसे मेजर जो ये मंचन करते हैं रामायण और महाभारत की कहानियों का करते हैं। रामायण की कहानी सबसे लोकप्रिय है, विशेष रूप से लंका में की कैद से मुक्ति का वृत्तांत। ठीक है, पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। एक विशेष ग्रंथ 16वीं और हमने बता ही दिया कि रामायण का विशेष रूप से ये यूज़ करता है रामायण की कहानियों का। लेकिन इन्होंने भी एक ग्रंथ लिखा। एक ग्रंथ राजा कोना रेड्डी के शासनकाल में तेलुगु पांडुलिपि लिखी गई, जिसका नाम था रामायण रंगनाथन, ठीक है? विशेष रूप से छाया नाटक के लिए रची गई थी। यह इस कला की ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करती है। ये 16वीं शताब्दी में इसके मंचन के लिए ही सिर्फ लिखी गई एक पांडुलिपि है। नेक्स्ट हमारा है पवित्र अनुष्ठान, जो कि शिव पूजा से तेलुगु बोमलता कट्टू और शिव पूजा एक साथ जुड़े हुए हैं। शिव को छाया नाटक का संरक्षक देवता माना जाता है। जो छाया नाटक है इसका संरक्षक देवता जो है शिव को माना जाता है। महाशिवरात्रि भगवान शिव के जन्मदिन पर मई में होने वाली महाशिवरात्रि उत्सव के दौरान आंध्र प्रदेश में कई स्थानों पर शिव मंदिर के बाहर आज भी नाटक किए जाते हैं। ये प्रदर्शन लगातार 9 रात्रों तक चल सकते हैं। ये जो नाटक है, छाया नाटक, इसके संरक्षक देवता के रूप में शिव भगवान को माना गया है और महाशिवरात्रि के टाइम पर कई मंदिरों के आसपास इसका मंचन किया जाता है। शुभ कार्यों पर भी इसका मंचन होता है। प्रदर्शन के लिए दान देना या संरक्षक बनाना, यहाँ तक कि केवल उपस्थित होना भी एक शुभ कार्य माना जाता है। और मीन्स जब प्रदर्शन हो रहा है इसका इसमें दान दे दो या फिर संरक्षक बन जाओ, ठीक है? ये या केवल उपस्थित हो जाओ, ये भी एक शुभ कार्य में जोड़ा जाता है। एक फीकी पड़ती रोशनी अधिक दुनिया की चुनौती। मीन्स इसका पतन हो रहा है, ये फीका पड़ रहा है। फीका क्यों पड़ रहा है? पतन के कारण क्या है? सिनेमा और टेलीविजन का उदय लोक नायकों की रुचि कम कर देता है। लोक कलाओं में रुचि कम कर देता है। मीन्स जब से सिनेमा और टेलीविजन आए, इन्होंने लोक कलाओं के प्रति लोगों के रुचि को कम कर दिया। आधुनिक जमाने में क्या, तो रील्स आ गई हैं, तो कौन ही देखने जाएगा इसको, ऐसी कंडीशन आ चुकी है। आधुनिकीकरण के प्रयासों के मिश्रित परिणाम मिले हैं। कृत्रिम रंग अक्सर प्रकाश स्रोत के साथ असंगत होते हैं। मीन्स अब जो रंग यूज़ किए जा रहे हैं वो जो प्रकाश स्रोत के साथ में ठीक से मेल नहीं खाते हैं। चमड़े की गुड़िया को मोटे प्लास्टिक से बदलना। जो चमड़े की गुड़िया कठपुतली बनती थी, अब उसको मोटे प्लास्टिक से बनाया जाने लगा है। टेप किए गए संगीत का उपयोग कला के पतन का कारण बन रहा है। मीन्स जो संगीत की हमने बात की कि हारमोनियम, मृदंगम, झांझ, इन सब का यूज़ होता है, उनकी जगह पे अब ये क्या यूज़ करने लगे हैं? टेप किए गए संगीत। टेप किए गए संगीत मीन्स ये रिकॉर्डिंग है, इसको चला दिया। प्रश्न यहाँ पे ये बनता है, जब परंपरा का आधुनिकीकरण होता है तो क्या आत्मा खो जाती है? तो हाँ, बिल्कुल खो जाती है। पहले क्या आधुनिकीकरण में क्या हो गया, अब जो मेन इसका कैरेक्टर होता था, जो कठपुतलियाँ बनती थी, वो चमड़े की बनती थी। अब क्या हो गया, वो प्लास्टिक की बनने लगी।
इससे पहले क्या होता था, जो प्रकाश का स्रोत होता था वो दीपक होता था, लेकिन अब क्या हो गया, एक लैंप ले आया, लैंप का उपयोग करके अब करने लगे। तो हाँ, बिल्कुल आत्मा उसकी खो जाती है। तो मुख्य पाठ जो है तोलू बोमालता कट्टू केवल कठपुतलियों को संरक्षित करने के बारे में नहीं है, या कहानी कहने के एक अनूठे तरीके, एक स्वप्न जैसी दुनिया को संरक्षित करने के बारे में है, जो एक बार खो जाने पर पूरी तरह वापस नहीं पा जा सकती है। यह एक गहन सांस्कृतिक विरासत है जिसे सराहना और समर्थन की आवश्यकता है। इस ये इसको प्रेजेंट टाइम में खोने से बचाना होगा, इसको संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। और ये था हमारा पहला टॉपिक। इस पे पीवाईक्यूज में दोनों दो पीवाईक्यूज जो है उनमें दोनों बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस बार भी मतलब ज़्यादा चांस है कि इससे एक क्वेश्चन और आ जाए। वैसे क्वेश्चन डायरेक्ट ही होते हैं कि इससे एक ऐसे राइटिंग करो। मिलते हैं next